आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। अभी तक जो हम डिस्कशन करते आए हैं वो प्राइमरीली फोकस कर रही थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को, और अब हम अब जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में एक बेस सेट करने के लिए वो हमने कवर कर लिए हैं। सो वी विल नाउ बी स्टार्टिंग आवर जर्नी टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप सब लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। Can you people see and hear? Yes, sir, sure. Yes, great. Okay. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं वो हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और इनका क्या फ़ायदा होता है, क्यों हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आ गए, ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम आहिस्ता आहिस्ता जानने की कोशिश करेंगे while we are studying this object oriented paradigm. So we say real world problems often relate to real world objects. जब हम कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, या वो कोई साइंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जो रियल वर्ल्ड से रिलेट करते हैं प्रॉब्लम्स, तो वो उनमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी मॉडल्ड एज हैविंग डेटा एंड फंक्शंस। तो जब हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम उन्हें अगर मॉडल करना चाहें तो हर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ डेटा होता है और कुछ ना कुछ उसके फीचर्स फंक्शंस होते हैं। सो मिसाल के तौर पे अगर हम एक ह्यूमन बीइंग को एज एन ऑब्जेक्ट ले लें, बिकॉज दैट इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड, तो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड ऑब्वियसली कुछ डेटा होगा, कुछ जेनेरिक डेटा। मिसाल के तौर पे उसका नाम है, उसका जेंडर है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ है। इसी तरीके से कुछ उस फंक्शंस, कुछ फीचर्स भी उससे रिलेट करेंगे। मिसाल के तौर पे ईटिंग है, टॉकिंग है, जंपिंग है, वॉकिंग है, सो मैनी थिंग्स, राइट। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट ह्यूमन बीइंग कैन इंट्रोड्यूस इटसेल्फ। सो एक ह्यूमन बीइंग को अगर हम एक ऑब्जेक्ट के तौर पे मॉडल करना चाहें तो दो चीज़ें हम जानना चाहेंगे उसके बारे में, कि उसका डेटा क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। यही दो प्राइमरी चीज़ें हैं जिनको हम ग्रुप करके ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के तस्वुर को रैशनलाइज करते हैं और रियलाइज़ करते हैं। द कंस्ट्रक्ट दैट मॉडल्स ह्यूमन बीइंग यूजिंग ग्रुपिंग its data and functions is called class. So I should better, so I better write it like this. So the construct that models human being by grouping its data and functions is called a class. So a class might look like this, कि अगर आप कोई ह्यूमन बीइंग क्लास बनाना चाहते हैं तो उसका कुछ डेटा होगा, उसके कुछ मेथड्स होंगे। मिसाल के तौर पे डेटा में हम कहते हैं कि जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, नेम है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। दे कैन बी सो मैनी अदर थिंग्स विच कैन चेंज फ्रॉम डोमेन टू डोमेन। इसी तरीके से उसके अंदर मेथड्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंट्रोड्यूस इटसेल्फ, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। सो डेटा और मेथड्स, डेटा को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और मेथड को हम फंक्शंस भी कहते हैं। फंक्शंस मेथड्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में आते हैं तो आपको फंक्शंस की बजाय मेथड का लफ्ज़ ज़्यादा सुनने को मिलता है, बट इट डजंट हैव अ डिफरेंट मीनिंग, राइट। इट जस्ट मीन्स फंक्शन। अगर हम इसको C++ की नॉमन क्लेचर में देखें तो एक क्लास को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि एक कीवर्ड क्लास आपने लिखा है। ये वो कीवर्ड है जिसके ज़रिए हम किसी क्लास को डिक्लेयर करते हैं। फिर आप उसका कोई नाम रखते हैं, जैसे आप एक आम वेरिएबल का नाम रखते हैं तो आप इस क्लास का भी एक नाम रख लेते हैं, राइट। और वो नाम आपने ख़ुद ही मुंतखब करना होता है। उसके बाद आपने इसको इनक्लोज कर दिया curly brackets के अंदर. So this is the starting bracket and this is the ending bracket, and there is a semicolon at the end of it, right? That states that the class declaration is over here.
सो इसके अंदर हमें कुछ नज़र आ रहे हैं मेंबर डेटा। हम इसे, ये जो जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे इन्हें हम मेंबर्स ऑफ द क्लास कहेंगे। इसमें मेंबर्स ऑफ द क्लास में दो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, एक डेटा और दूसरा फंक्शंस या मेथड्स। तो हम जो डेटा आइटम्स हैं हम उनको मेंबर डेटा कह सकते हैं, कुछ इन्हें डेटा मेंबर भी कहते हैं। सो वी कैन कॉल इट मेंबर डेटा और दी एट्रीब्यूट्स। मिसाल के तौर पे आप एक ह्यूमन बीइंग का नाम स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लिया। आप डेट ऑफ बर्थ को भी सपोज स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ को भी स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहते हैं और जेंडर को भी आप कैरेक्टर या स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहते हैं। तो सारे एट्रीब्यूट्स आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। The second thing that will come in within the premises of a class are the member functions or the methods, right? So उसके अंदर मिसाल के तौर पे हमने लिखा है कि जनाब it can talk and और अच्छा, जो member functions या methods हैं ज़ाहिर है वो आम methods की तरह ही हम उनकी definition को लेते हैं कि जो आम मेथड्स हमने बनाए थे, जो फंक्शंस बनाए थे C++ के अंदर, जब हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे तो वही अमूमी रूल्स और अंडरस्टैंडिंग्स अप्लाई होती हैं क्लास के मेथड्स के ऊपर या फंक्शंस के ऊपर भी। सो बोथ ऑफ दीज फंक्शंस आर वॉइड फंक्शंस, दे डू नॉट रिटर्न एनीथिंग। द नेम इज़ टॉक हियर एंड इंट्रोड्यूस सेल्फ हियर, और ये एक पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग टेक्स्ट टू टॉक, और ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। तो आपने फंक्शंस को यहाँ पे जस्ट डिक्लेयर किया, राइट? सो क्लास is a user defined data type that encapsulates data and methods. Class एक user defined data type है, जैसे integer, float, character, string, ये सारी built in data types हैं C++ में, हमें पहले से दस्तयाब हैं। जबकि class जो है वो एक user defined data type है, हम ये data type खुद define कर रहे हैं। इस data type का नाम हमने human रखा है, ठीक है? और जैसे आप इंटीजर के लिए आप वेरिएबल इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं। सो क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप दैट एनकैप्सुलेट्स डेटा एंड मेथड। अब आपको इसमें नज़र क्या आ रहा है कि ह्यूमन के से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं और जो फंक्शंस हैं उनको हमने यहाँ पे ग्रुप कर दिया। सो वी कॉल दिस अ प्रिंसिपल ऑफ एनकैप्सुलेशन, कि जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर एक इसको एक कैप्सूल में बंद कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, उसके अंदर ऑल द थिंग्स आर कंटेन्ड विद इन दैट। तो हम कहते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो डेटा है और जो फंक्शंस हैं उनको इनकैप्सुलेट कर दिया। सो वी से दैट क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप दैट इनकैप्सुलेट्स डेटा एंड methods. So is it okay so far? Okay. Now class is just a blueprint, and to use it you need to declare a variable of class type. Class जो है वो एक टेम्पलेट के तौर पे आपने डिक्लेयर कर दी है, लेकिन क्लास को डिक्लेयर करने से ये चीज़ वाज़ेह नहीं हो जाती कि आप इसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अगर आप एक क्लास को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उस टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे आम वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं तो हम उसके लिए टर्म वेरिएबल यूज़ करते हैं। जब आप उस क्लास के टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हम कहेंगे कि आपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, राइट? सो मिसाल के तौर पे जब आप कोई पाई की वैल्यू स्टोर करने के लिए आप डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज़ वो डबल है, सो आपने वेरिएबल का नाम पाई रखा, आपने इसको वैल्यू दे दी 3.1415 फॉर एग्जांपल। सो वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल। Whereas अगर आप ह्यूमन क्लास की इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ह्यूमन लिखते हैं, नाउ दिस इज द डेटा टाइप, अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एज अगेंस्ट डबल विच इज़ अ बिल्ट इन डेटा टाइप। आप ह्यूमन के लिए फिर आपने एक वेरिएबल का नाम लिखा फर्स्ट मैन, सो आपने वेरिएबल का नाम फर्स्ट मैन रख लिया। सो अब हम ये कहेंगे कि आपने ह्यूमन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम आपने फर्स्ट मैन रखा है। सो दिस इज़ लाइक क्रिएटिंग अ नॉर्मल वेरिएबल, बट एज अगेंस्ट दैट नेम हम वेरिएबल की बजाय जो टर्म इस्तेमाल करते हैं क्लास की इंस्टेंस के लिए हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो यहाँ आपने डबल टाइप का एक वेरिएबल पाई क्रिएट किया और यहाँ आपने ह्यूमन टाइप का एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट मैन क्रिएट किया।
अच्छा, जैसे आप स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और आप फिर आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप डायनामिक मेमोरी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप न्यू के ज़रिए डायनामिकली भी मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन क्रिएट अ डायनामिक इंस्टेंस ऑफ दिस एज वेल, राइट. सो जैसे आप आर्म वेरिएबल की डायनामिक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप क्लास की भी डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. सो इट्स लाइक कि आप एक इंटीजर जो है उसको डायनामिकली जब एलोकेट करते हैं तो आप लिखेंगे इंट स्टार पॉइंटर का नाम और फिर न्यू इंट. सो दिस इज़ अ डायनामिकली एलोकेटेड इंटीजर. और फिर जब आप उसे इस्तेमाल कर लेंगे तो आप उसे डिलीट भी कर देंगे, डिलीट पॉइंट्स टू नाम, राइट. इसी तरीके से आप अगर चाहें तो आप एक डायनामिक इंस्टेंस इस क्लास के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट इसका डायनामिकली भी क्रिएट कर सकते हैं. यू वुड डिक्लेयर द पॉइंटर ऑफ टाइप ह्यूमन, say the name is first women and then is equal to new human, right. so यहाँ आपको सिर्फ एक फ़र्क नज़र आएगा कि इस new के आगे पैरेंथेसिस नहीं थी, लेकिन इस क्लास की जब इंस्टेंस आप क्रिएट करेंगे तो वेरिएबल और फिर आगे क्लास के नाम के आगे पैरेंथेसिस डालेंगे आप. दिस विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट डायनामिकली, राइट. और जैसे आप दूसरे वेरिएबल्स डायनामिकली क्रिएट करें तो उन्हें डिलीट करते हैं, इसी तरीके से आपको इसको भी डिलीट करना पड़ेगा जब आप इसको इस्तेमाल कर चुकेंगे. सो यू विल डिलीट फर्स्ट वुमेन व्हेन यू आर डन यूजिंग इट. अच्छा, फिर जब आपने चूँकि किसी भी क्लास के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स हैं यानी डेटा मेंबर्स हैं और उसके फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं, तो जब आप किसी क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना चाहते हैं या फंक्शंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका भी एक जो है स्पेसिफिक तरीका है. मिसाल के तौर पे आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बाय द नेम फर्स्ट मैन. अब फर्स्ट मैन में अगर आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ के नाम से एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है और आप उसको कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे और फिर एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे. मिसाल के तौर पे फर्स्ट मैन डॉट डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस ऑब्जेक्ट के डेट ऑफ बर्थ को एक्सेस करता है और आप उसको एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं 1970, राइट. इसी तरीके से जो मेथड्स हैं उनको भी बिल्कुल इसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और फिर मेथड का नाम इंट्रोड्यूस सेल्फ और उसके आगे पैरेंथेसिस एंड यू विल क्लोज इट विद अ सेमीकोलन, जैसे आप आर्म स्टेटमेंट्स को क्लोज करते हैं C++ के अंदर, राइट. सो इन सिंपल टर्म्स वी विल से कि जब आप क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और उस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, खा वो डेटा है खा वो मेथड्स हैं, तो आप डॉट के ज़रिए उनको एक्सेस कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप ओके ये तो है जब आप आर्म इंस्टेंस क्रिएट करते हैं. जब आप डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए एंड यू से तो डायनामिकली जब आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं ह्यूमन स्टार फर्स्ट वुमेन इज़ इक्वल टू न्यू ह्यूमन, तो आप इसके जब ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि जैसे आप एक आम पॉइंटर को आप एक्सेस करते हैं, आप लिखते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर और इनडायरेक्शन ऑपरेटर पॉइंटर के साथ, राइट. एंड देन यू राइट डॉट, right. It is better to enclose it in the parenthesis so that this whole resolves to one thing, right. So then you will write dot and if you want to call any functions you can call the function, or if you want to access any data item you can access that data item as well, राइट. सो एक तरीका तो ये है कि आप ये पॉइंटर नोशन इस्तेमाल करें, आप स्टार लिखेंगे, पॉइंटर का नाम लिखेंगे और डॉट लिख के. अच्छा, C++ आपको इसका एक डायरेक्ट मेथड भी प्रोवाइड करती है. आप यूँ लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस स्टार ऑपरेटर आप सिंपली ये लिख सकते हैं फर्स्ट वुमेन ऑब्जेक्ट का नाम, फिर आगे इसको हम पॉइंटर ऑपरेटर कहते हैं, दिस इज़ अ हाइफन and then this greater than symbol, and then you can call the method or access any member data and assign it or whatever you want to do with it. आप ये काम इस तरीके से कर सकते हैं. तो C++ आपको जब आप पॉइंटर के ज़रिए डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं तो आप अगरचे जो यूजुअल नोटेशन है पॉइंटर के ज़रिए एक्सेस करने की उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन C++ आपको एक ज़्यादा पॉपुलर और कन्वीनियंट और मोर रीडेबल वे प्रोवाइड करता है मेंबर्स को एक्सेस करने का, दैट इज़ यूजिंग दिस पॉइंटर ऑपरेटर, दैट इज़ a hyphen followed by
a greater than symbol, right? So this is more commonly used. So इससे हमें ये चीज़ भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है कि अगर आपने नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट किया, नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डायनामिक मेमोरी का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप उसके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपने डायनामिक मेमोरी एलोकेट की है, पॉइंटर क्रिएट किया है, तो उस सूरत में आप ये पॉइंटर ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं उसके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। और मेंबर्स को एक्सेस करने से मुराद है दोनों किस्म के मेंबर्स, खा वो डेटा मेंबर्स हो, खा वो फंक्शंस हो, दोनों को एक ही तरीके से एक्सेस किया जाता है। और ज़ाहिर है आपको ये याद रखना है कि जब आप डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे तो ज़रूर आप उसको आखिर में डिलीट भी कर देंगे जब आप इस्तेमाल कर चुकेंगे। सो मेंबर्स ऑफ यूजुअल ऑब्जेक्ट आर एक्सेस्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर, वाइल मेंबर्स ऑफ डायनामिकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट आर एक्सेस्ड यूजिंग द पॉइंटर ऑपरेटर। अभी तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर एट्रीब्यूट और एंटिटी में क्या फ़र्क है? अब मैंने एंटिटी की टर्म तो इस्तेमाल नहीं की, इसलिए आप अपना सवाल ज़रा खोल के पूछिए, आपको कन्फ्यूजन क्या है। आप अपनी कन्फ्यूजन बताएंगे एट्रीब्यूट और एंटिटी को लेके, आपके जहन में जो कन्फ्यूजन है आप वो बताएंगे। सर एट्रीब्यूट तो डेटा के वो पार्ट होते हैं और एंटिटी एक टर्म यूज़ की जाती है उसमें। एंटिटी की टर्म आप यूज़ करते हैं आमतौर पे डेटाबेसेस में, ठीक है। जब आप डेटाबेसेस स्टडी करते हैं, मुमकिन है आपने कुछ आईसीएस अगर किया है तो उसमें भी इसके बारे में पढ़ा हो, तो एंटिटी को आप अगर पैरेलल ड्रॉ करना चाहें तो आप, जैसे हम यहाँ जिसको हम क्लास कह रहे हैं ना, आप इसको एक एंटिटी तस्वुर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, ठीक है। पहली बात ये कि आपको एंटिटी को यहाँ क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक एंटिटी को तस्वुर करना चाहें यहाँ पे, तो जो क्लास है उसको आप एक एंटिटी के तौर पर तस्वुर कर सकते हैं, जबकि एट्रीब्यूट जो है वो उस क्लास की कोई पर्टिकुलर उसके अंदर जो वेरिएबल है, जो उस ऑब्जेक्ट के बारे में। सो आई वुड अर्ज यू कि आप एंटिटी की बजाय जो लफ्ज़ आपके लिए ज़्यादा अहम है एट्रीब्यूट के साथ, वो है ऑब्जेक्ट, कि आप एक ऑब्जेक्ट तस्वुर करते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप आगे चल के डेटाबेसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपके सामने टर्म आएगी एंटिटी, और एंटिटी के भी एट्रीब्यूट्स होंगे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन सो फार? Okay, so we see our first example. So यहाँ आप देखिए हमने इंक्लूड कर लिया आईओ स्ट्रीम को, स्ट्रिंग को, चूँकि हम स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, नेम स्पेस। यहाँ हमने एक क्लास क्रिएट की है, तो आपने क्लास लिखा, क्लास का नाम लिखा ह्यूमन, राइट, ये हमने खुद चूज़ किया है, आप कोई और नाम भी रख सकते हैं। और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आपने सारा कुछ प्लेस कर दिया और आखिर में सेमीकोलन भी लगाया, ठीक है। फिर आपको ये टर्म पब्लिक नज़र आ रही है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा कि हमने पब्लिक क्यों लिखा है, राइट। सो वी कीप इट पेंडिंग अंटिल आवर नेक्स्ट एग्जांपल, हम पब्लिक के बारे में अभी बात करेंगे शॉर्टली। हमने दो डेटा मेंबर्स इसमें क्रिएट किए, एक स्ट्रिंग है नेम और दूसरा इंटीजर है एज, और एक हमने इसके अंदर मेथड या फंक्शन लिखा हुआ है जो वॉइड फंक्शन है, एंड इट सेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और जब इसको हम कॉल करते हैं तो इसके अंदर हमने सिर्फ कुछ चीज़ें प्रिंट की हुई हैं। वी से आई एम वट एवर योर नेम इज़, राइट, एंड एम वट एवर योर एज इज़ ईयर्स ओल्ड। मैं इतना, मेरा नाम ये है और मेरी उम्र इतनी है। अच्छा, अब ज़ाहिर है हमने ये कहा था कि जब आप क्लास क्रिएट करते हैं तो उस क्लास को इस्तेमाल करने के लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट या वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ मेन में आकर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फर्स्ट मैन के नाम से,
तो अब आप देख रहे हैं कि हमने डेटा टाइप रखी है ह्यूमन। तो क्लास जब आप बनाते हैं तो आप अपनी एक डेटा टाइप बना रहे होते हैं, नहीं, ठीक है। तो उस टाइप का हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फर्स्ट मैन के नाम से। फिर हमने फर्स्ट मैन का नाम रखना था, हमने लिख दिया फर्स्ट मैन डॉट नेम और उसको असाइन कर दिया एडम। फिर हमने उसकी एज को कोई वैल्यू देनी है, हमने लिख दिया फर्स्ट मैन डॉट एज 30। अच्छा, फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ह्यूमन टाइप का और उसका नाम रखा फर्स्ट वुमेन, और हमने लिखा फर्स्ट वुमेन डॉट नेम ईव एंड फर्स्ट वुमेन डॉट एज 28। तो अब हमने जो एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट मैन के नाम से क्रिएट किया था उसका नाम एडम रखा, उम्र 30 रख दी, और फर्स्ट वुमेन के नाम से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका नाम हमने ईव रखा और उसको एज 28 असाइन कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद हम फर्स्ट मैन का प्रोसीजर फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, जो मेथड है इंट्रोड्यूस सेल्फ, और फिर हम फर्स्ट वुमेन के लिए भी इंट्रोड्यूस सेल्फ को कॉल करते हैं, राइट। सो ये जो कुछ हमने लिखा हुआ है ये डज इट मेक सेंस टू यू, यू गेट ऑल दिस? क्यों जी, आपको ये समझ आया जो हमने लिखा हुआ है सारा कुछ यहाँ पर, या आपको किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन है? सर ह्यूमन डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है। ह्यूमन डेटा टाइप है। आई टोल्ड यू दैट जब आप एक क्लास क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप अपनी एक डेटा टाइप क्रिएट कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ह्यूमन के नाम से C++ के अंदर कोई बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है, लेकिन आपने खुद ये डेटा टाइप क्रिएट कर लिया, और जब आपने खुद ये डेटा टाइप क्रिएट की है तो आप इसके वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप के, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो यहाँ आपने ह्यूमन टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया फर्स्ट मैन। So first man is an object of type human, और उसके अंदर आपके पास नेम है, एज है, आपने उनको वैल्यूज़ दे दी। फिर आपने उसी टाइप का एक और वेरिएबल क्रिएट किया, आप इस टाइप के जितने चाहें वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वुमेन के नाम से एक और वेरिएबल क्रिएट किया, उसको आपने नेम दिया और एज दिया। फिर आपने फर्स्ट मैन जो है उसका इंट्रोड्यूस सेल्फ मेथड कॉल किया, और फिर फर्स्ट वुमेन का भी इंट्रोड्यूस सेल्फ मेथड कॉल किया। अब ये सारे वेरिएबल्स और ये एक ही बार आपने डिफाइन किए हैं यहाँ पे। जब आप इसे फर्स्ट मैन के लिए कॉल करेंगे तो ये फर्स्ट मैन का डेटा प्रिंट कर देता है, दैट आई एम एडम एंड एम 30 ईयर्स ओल्ड। क्यों? बिकॉज आपने फर्स्ट मैन के नेम को एडम दिया हुआ है और एज को 30 दिया हुआ है। और फिर ये प्रिंट कर देता है आई एम ईव एंड एम 28 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज फर्स्ट वुमेन के नेम को आपने ईव दिया हुआ है और एज को 28 दिया हुआ है। So is it all clear to you now? क्लियर सर। Okay. So this is demonstrated here. हमने एक क्लास क्रिएट की ह्यूमन के नाम से, जो हमारी अपनी डिफाइंड डेटा टाइप बन गई, और उसके टाइप के दो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए मेन के अंदर, और उनको नेम और उसके जो डेटा एट्रीब्यूट्स थे उनको हमने नेम एज वो असाइन कर दिया, और फिर हमने उसके फंक्शन को कॉल किया दोनों के, और उनके रेलेवेंट डेटा जो था वो प्रिंट हो गया उसके अंदर, एज वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट हियर। अभी तक कोई सवाल है, कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई, कोई डाउटफुल चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। सर ओके, नेक्स्ट, एज यू रिमेंबर कि लास्ट टाइम हमारे सामने एक लफ्ज़ आया था पब्लिक, और आई सेड दैट आई एम लीविंग इट फॉर नाउ। सो अब हम पब्लिक और प्राइवेट की बात करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो डेटा होता है वो लाजमी नहीं है कि तमाम डेटा एक ही तरह से हैंडल किए जाने के काबिल हो। कुछ डेटा आइटम्स कॉमन होते हैं और उनके बारे में हम कोई सेंसिटिविटी नहीं रखते। मिसाल के तौर पे नाम है तो मुमकिन है कि हम नाम के बारे में सेंसिटिव ना हों। इफ़ एवरीबॉडी नोज़ आवर नेम वी आर ओके विद इट। व्हेन इट कम्स टू एज, इट इज़ पॉसिबल कि आप एज को बहुत से लोग अपनी एज बताने में हेजिटेंट भी होते हैं, बहुत से लोग इसको ओपनली बता भी देते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल कि जो लाइक प्राइवेसी हम नेम के बारे में रखते हैं वो प्राइवेसी हमारी एज के बारे में ना हो, हम एज के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव हों।
अच्छा, मुमकिन है कि हम कहें कि नहीं, एज के बारे में भी हम सेंसिटिव नहीं है, मुमकिन है हम इनकम के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव हों, कि हम ये ना चाहें कि हर किसी को हमारी इनकम का पता हो, वट एवर। सो जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा होता है, उस डेटा के बारे में जो लेवल ऑफ सेंसिटिविटी होता है वो मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। तो आप जो आपके पास ये जो दो कीवर्ड्स हैं, पब्लिक और प्राइवेट, इनकी मदद से आप अपने डेटा आइटम्स के एक्सपोजर लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ अगर आप देखें तो आपने क्लास वही ह्यूमन क्रिएट की है, आपने इसमें पहले लिखा प्राइवेट और कॉलन। अब प्राइवेट और कॉलन लिखकर आप जो भी चीज़ें डिफाइन करेंगे वो प्राइवेट होंगी। प्राइवेट होने का मतलब ये है कि उन चीज़ों को इस क्लास के अंदर रहते हुए ही एक्सेस किया जा सकता है, इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। अच्छा, जो चीज़ें आप पब्लिक रखेंगे, जैसे आप यहाँ देखें तो आपने कीवर्ड लिखा पब्लिक और आगे कॉलन लिखा। अब इसके बाद आप जितनी भी चीज़ें डिफाइन करेंगे, खा वो डेटा मेंबर्स हैं खा वो फंक्शंस हैं, वो पब्लिक होंगी। इसका मतलब ये है कि इन्हें अगर आप क्लास के बाहर भी जाकर एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इन नटशेल हम इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्लास ह्यूमन है, इसके अंदर जो इसका मेंबर डेटा है वो एज है और नेम है, ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि आपने इन्हें प्राइवेट डिक्लेयर किया है। और जो इसके दो फंक्शंस हैं, गेट एज जो कि एज रिटर्न कर देता है, और सेट एज जो कि एज को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये दोनों फंक्शंस पब्लिक हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस क्लास के बाहर इन फंक्शंस को एक्सेस करना चाहेंगे किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ये एक्सेस अलाउड होगी। सो मिसाल के तौर पे आप मेन के अंदर जाकर ये लिखते हैं ह्यूमन ईव। आपने ह्यूमन टाइप का एक वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका नाम आपने ईव रखा, ठीक है। फिर आप लिखते हैं सी आउट ईव डॉट एज। आप ईव की एज प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहां आपको कंपाइलर एरर देगा। कंपाइलर आपसे ये कहेगा कि जो एज है इसको प्राइवेट डिक्लेयर किया गया है, लिहाजा आप इसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लिखते हैं सी आउट ईव डॉट गेट एज। अब गेट एज एक फंक्शन है और ये पब्लिक है, ठीक है। सो गेट एज चूंकि पब्लिक है, तो गेट एज आप ईव डॉट गेट एज को अगर आप कंसोल पे प्रिंट करना चाहेंगे तो कंपाइलर को इस पे एतराज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप ईव डॉट एज को कोई वैल्यू असाइन करना चाहें 22, तो कंपाइलर इस पर भी आपको एतराज़ देगा, इसलिए कि कंपाइलर ये कहेगा कि आप एज को कोई वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि एज को प्राइवेट डिक्लेयर किया गया है, तो आप क्लास के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ईव डॉट सेट एज मेथड कॉल करेंगे, जो कि ये मेथड आपने फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें अगर आप एज को सेट करना चाहेंगे, लाइक ये एज को सेट कर रहा है, तो ये अलाउड होगा, बिकॉज ये फंक्शन जो है ये पब्लिक है, ये प्राइवेट नहीं है। ये बात समझ आई या नहीं? सर जी रिपीट करते हैं। तो हमने जो क्लास बनाई है उसमें हमने जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक डेटा मेंबर्स और एक फंक्शंस। तो आपने उनको ग्रुप कर दिया, आपने कुछ चीज़ों को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, जो कि जैसे एज है और नेम है, आपने इनको प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। इनको प्राइवेट डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि इनको आप इस क्लास के बाहर, मिसाल के तौर पे मेन में जाके आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे आप इनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो आप वहाँ पे इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इनको प्राइवेट डिक्लेयर किया। एज अगेंस्ट दैट आपने दो फंक्शंस भी इस क्लास में डिक्लेयर किए हैं और उनसे पहले आपने वो कीवर्ड पब्लिक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों फंक्शंस पब्लिक हैं। गेट एज और सेट एज दो फंक्शन हैं। गेट एज का फंक्शन सिंपली ये करता है कि अगर आप उसे कॉल करेंगे तो वो एज की वैल्यू रिटर्न कर देगा, और सेट एज जो है वो एक पैरामीटर ले रहा है, वो एज की वैल्यू है, और जो एज वेरिएबल है आपकी क्लास का उसको वो वैल्यू असाइन कर देता है। यानी आपने अगर एज की वैल्यू रीड करनी है या एज की वैल्यू को कोई वैल्यू असाइन करनी है एज को,
तो आप इनको इन मेथड्स के ज़रिए कर सकते हैं, डायरेक्टली उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन वेरिएबल्स को क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्योंकि हमने उन्हें प्राइवेट डिक्लेयर किया है। अगर हम उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर हम उन्हें पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। अगर पब्लिक डिक्लेयर कर देंगे तो फिर वेरिएबल्स को भी क्लास के बाहर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस केस में हम फंक्शंस को क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि उन्हें प्राइवेट डिक्लेयर नहीं किया गया बल्कि पब्लिक डिक्लेयर किया गया है। बात समझ आई या नहीं? आगे सर। सो वी हैव अनदर एग्जाम्पल हियर। हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो हमने एज एक डाटा मेंबर लिया, उसको प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और जो मेथड्स हमने यहाँ पे बनाया, एक सेट एज का मेथड बनाया, इसको हमने पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। सो अब जब आप एक्सेस करना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली इसको एज को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, लेकिन सेट एज के ज़रिए इसको एक्सेस ज़रूर कर सकेंगे। सो हम ये कहते हैं एज इज़ एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। एज जो है उसको हमने बैरूनी दुनिया से महफूज एक गुलाफ में लपेट के रखा हुआ है। और वो गुलाफ क्या है? वो ये फंक्शन है कि अगर आप एज की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, उसको कोई वैल्यू देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो आप हमारे फंक्शन के थ्रू करेंगे और हमारे फंक्शन ने जो भी उसके ऊपर नेसेसरी चेक परफॉर्म करना है वो कर सकता है, राइट। सो वी से दैट द एज बाय डिक्लेयरिंग इट प्राइवेट वी हैव मेड इट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। हमने इसको बैरूनी दुनिया से छुपा लिया है। इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं ये हम तक महदूद है, ठीक है। सो ये क्लास को ये सलाहियत देता है प्राइवेट। अगर हम किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं तो इसके ज़रिए क्लास को ये सलाहियत मिलती है कि इट हैज़ ग्रेटर कंट्रोल ओवर इट्स मेंबर्स। तो वो पब्लिक और प्राइवेट के ज़रिए अपने कंट्रोल को उसके ऊपर इम्पोज कर सकता है। सो वी डेमोन्स्ट्रेट दिस एग्जाम्पल so that we better understand how it goes. So here we go. अब यहाँ अगर आप देखें तो हमने ये एज एक वेरिएबल है जिसको हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि एज को कोई भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि जब हम इन प्रोसीजर फंक्शंस की बात करते हैं तो ये दोनों सेट एज और गेट एज के नाम से दो फंक्शंस हैं और ये दोनों पब्लिक हैं। अच्छा, सेट एज क्या कर रहा है कि आप अगर एज को कोई वैल्यू देना चाहें तो आप उस एज को वैल्यू दे के सेट एज के ज़रिए वो वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अच्छा, गेट एज क्या करता है कि मसलन अब गेट एज में देखें तो हमने एक थोड़ा सा मैनिपुलेटेड बिहेवियर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। गेट एज ये करता है कि अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है तो ये 2 कम बताता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी अच्छा मैं 32 साल का हो गया हूँ, नहीं यार मैं 30 का ही रहना चाहता हूँ। सो अगर आपकी उम्र 30 से कम है इट सेज़ ओके द एज इज़ एज वट एवर दैट इज़। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं यार नहीं 2 साल कम बता दो, राइट। नाउ व्हाट रियल एज इज़, अब रियल एज की वैल्यू इस एज वेरिएबल में पड़ी हुई है, लेकिन इस रियल एज वेरिएबल को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? ये प्राइवेट है। और अगर किसी को, लेकिन हमने उसकी एक्सेस दी भी हुई है थ्रू दैट फंक्शन, और ये फंक्शन हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमने कहा जी अच्छा 2 कम बता दो, 3 कम बता दो, 4 कम बता दो। तो एज वेरिएबल को हमने आउटसाइड वर्ल्ड से एब्स्ट्रैक्ट कर दिया और उसकी एक्सेस भी दे दी थ्रू दिस फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर हम उस एज वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, राइट। सो इफ़ आई फॉर एग्जांपल रन दिस, सो यू सी यहाँ पे आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया है फर्स्ट मैन के नाम से, और आपने फर्स्ट मैन जो है उसको एज दे दी 35। अब वो एज आपने डायरेक्टली नहीं दी, यानी अगर आप यूँ लिखते फर्स्ट मैन डॉट एज और इसको आप कोई वैल्यू देना चाहते, यहाँ आपको कंपाइलर एरर देगा। क्यों देगा एरर? क्यों जी, क्यों देगा एरर? क्योंकि सर जी फर्स्ट मैन की एज पहले ही सेट एज में हमने डिक्लेयर करवा दिया है। नहीं, कहाँ करवाई है? सेट एज तो बाद में आ रहा है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ।
तो क्यों देगा एरर? इसलिए कि एज प्राइवेट है और प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के बाहर, क्लास यहां ख़त्म हो गई, क्लास के बाहर जाकर एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो आप ये नहीं लिख सकते। और फर्स्ट मैन डॉट सेट एज एक फंक्शन है, ये क्यों कर सकते हैं आप, इसकी इजाज़त क्यों है आपको? सर ये पब्लिक जो है, क्योंकि ये पब्लिक है। तो जो पब्लिक मेंबर्स होंगे, खा वो डेटा हो खा वो फंक्शंस हो, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। अब अगर आप देखें तो जो सेट एज फंक्शन है ये एज को इस्तेमाल कर रहा है जो कि प्राइवेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स को पब्लिक फंक्शंस के ज़रिए हैंडल किया जा सकता है। प्राइवेट डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली हैंडल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपको उनको हैंडलिंग की इजाज़त देनी है तो आप पब्लिक फंक्शंस के ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं इसको भी प्राइवेट कर देता हूँ, यानी मैंने पब्लिक का लफ्ज़ कमेंट कर दिया, इसका मतलब ये है कि अब सारा कुछ प्राइवेट है। तो आप यहाँ देखें तो ये जो सेट एज है इसके नीचे भी अब आपको लाइन लगी नज़र आ रही है। क्यों? सेट एज भी अब पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है। तो कंपाइलर यहाँ भी एरर देगा, कंपाइलर कहेगा जी सेट एज पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है, और प्राइवेट को आप क्लास के बाहर जाकर एक्सेस नहीं कर सकते। बात समझ आई? यस सर। तो आपने ह्यूमन टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फर्स्ट मैन को वैल्यू दे दी आपने 35। फिर आपने फर्स्ट वुमन के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको आपने वैल्यू दे दी 22। और जब आप एज प्रिंट करते हैं, अब आप एज प्रिंट करते हैं तो आप गेट एज के ज़रिए कर रहे हैं। आप अगर यहाँ करें फर्स्ट मैन डॉट एज तो क्या होगा? अगर मैं यूं लिख दूं तो क्या होगा? मशीन की रैम तो नहीं फट जाएगी? सर एरर देगा। क्या? सर अभी ये प्राइवेट में चला गया है। पहले पब्लिक में था। यस सर। जी हाँ, जो एज है वो चूँकि प्राइवेट है तो उसकी एक्सेस की इजाज़त नहीं देगा। गेट एज के ज़रिए आप एज गेट कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाट यू सी। अच्छा, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि गेट एज जो है वो ये एक मैनिपुलेशन क्या कर रहा है कि अगर उम्र 30 से ज़्यादा है तो वो 2 कम बताता है। हमने जो ये फर्स्ट मैन है इसकी एज को 35 सेट किया था, लेकिन उसने 33 बताई। That's the function behavior that you have implemented here, that if age is greater than 30 return age minus 2 else return age। तो अगर 30 से ज़्यादा है तो 2 कम बताएं, वरना ठीक उम्र बता दें। ठीक है जी। यस सर। कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है अभी तक तो बताइए। चलिए, सब बेहतरीन है। नेक्स्ट थिंग इज कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड invoked during instantiation of a class। कंस्ट्रक्टर, जैसे आप मेथड्स बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड होता है, बट इट इज़ नॉट अ यूजुअल और कॉमन मेथड, इट इज़ अ स्पेशल मेथड जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप किसी क्लास की कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उसका कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस वक़्त ये मेथड उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इंस्टेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आम तौर पे जो ज़्यादा लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वो होता है कि इंस्टेंस क्रिएट करना, कि आपने क्लास की कोई इंस्टेंस क्रिएट की है या आपने उसको इंस्टेंशिएट किया है। तो इंस्टेंस क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, वेरिएबल क्रिएट करना, ये सारे एक ही मानी रखते हैं, राइट? सो इंस्टेंस क्रिएट करना या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ये ज़्यादा कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे बनिस्बत वेरिएबल क्रिएट करने के, राइट?
लेकिन इट्स द सेम। सो ये जो स्पेशल मेथड है ये कैसे आप डिक्लेयर करते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी क्लास ह्यूमन है तो उसमें आप आम तौर पे कंस्ट्रक्टर्स पब्लिक होते हैं, तो आप पब्लिक में आप एक मेथड डिक्लेयर कर देते हैं ह्यूमन। अगर आप देखें तो इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है, नथिंग इज रिटन बिफोर इट। सो एट कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड लाइक दिस। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही होता है जो आपने क्लास का नाम रखा होता है। तो इस जैसे इस क्लास का नाम ह्यूमन है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी ह्यूमन ही है, और उसके आगे आपने चूँकि मेथड के आगे आप पैरेंथेसिस और सेमीकोलन लगाते हैं डिक्लेरेशन के आगे, तो वैसे ही आपने पैरेंथेसिस और सेमीकोलन लगाया हुआ है। कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं जैसे आम मेथड्स को आप ओवरलोड कर सकते हैं, यानी उनके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स दे सकते हैं, उसकी मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ह्यूमन जो का जो कंस्ट्रक्टर है इसको भी ओवरलोड कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स। अच्छा, अब ये तो है सिर्फ डेक्लेरेशन, और आपको पता है कि फ़ंक्शन अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो फंक्शन की आपको डेफिनेशन भी देनी होती है कि वो फंक्शन काम कैसे करेगा। सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर कैन बी इन लाइन विद इन द क्लास और आउटसाइड ऑफ ए क्लास। आप कंस्ट्रक्टर की जो डेफिनेशन है कि उसने जो काम करना है वो क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं और क्लास के बाहर भी लिख सकते हैं। क्लास के अंदर अगर लिखेंगे तो दिस विल लुक लाइक दिस, कि आप यहाँ डेक्लेरेशन की बजाय सीधा कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन कर दें। आपने लिखा क्लास ह्यूमन पब्लिक, ह्यूमन कंस्ट्रक्टर आपका, और आपने ये ब्रैकेट्स डाली यहाँ पे, और दरमियान में आप जो भी कंस्ट्रक्टर के लिए लिखना चाहते हैं कोड वो लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको क्लास के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो क्लास ह्यूमन पब्लिक और कंस्ट्रक्टर की सिर्फ डेक्लेरेशन है, तो डेफिनेशन आप क्लास के बाहर जाके यूँ लिख सकते हैं। आप लिखेंगे ह्यूमन, फिर ये डबल कॉलन है। ये जो डबल कॉलन है पहले भी हम जब हम std cout लिखते थे तो हम ये लिखते थे वहाँ पे। तो जो अब आप ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ आप लिखते हैं ह्यूमन डबल कॉलन ह्यूमन। ओके, सो यहाँ आप देखें तो आपने लिखा इसकी डेफिनेशन के लिए ह्यूमन, ह्यूमन है क्लास का नाम, तो आपने क्लास का नाम लिखा, फिर आपने ये लिखा डबल कॉलन। डबल कॉलन इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का काम ये होता है कि वो इस बात को तय करता है कि जो चीज़ आपने लिखी है ये किस चीज़ का पार्ट है अल्टीमेटली। तो ये जो आगे आपने कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा है, तो जब आप ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से पहले भी ह्यूमन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेथड है, ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ह्यूमन क्लास का कंस्ट्रक्टर है। सो अगर तो आप क्लास के अंदर डिफ़ाइन कर देंगे तो आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप क्लास के बाहर जाके डिफ़ाइन करेंगे तो फिर आपको ये स्कोप रेजोल्यूशन भी साथ बतानी पड़ेगी कि ये ह्यूमन जो है ये एक मेथड है, स्पेशल मेथड है, कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का जो कि ह्यूमन ही है, राइट। बिकॉज हम ये बता चुके पहले कि जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है, और उसका कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो यू हैव टू वेज टू implement the constructor. It can be implemented inline within the class or outside the class. Both are okay. So we take an example of this now. How does a constructor look like? So you see you have a class human with two private members, name and age, and it has a public constructor and two methods which are also public, set name and set age, right, and also a method called introduce yourself, right. कंस्ट्रक्टर को देखें तो हमने यहीं डिफ़ाइन कर लिया उसे, बजाय इसके कि क्लास के बाहर जाके करते। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एज को इनिशलाइज कर रहे हैं बाय 1,
यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन द कंस्ट्रक्टर। आमतौर पे चूँकि कंस्ट्रक्टर हर उस इंस्टेंस पे कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर एक बड़ी सूटेबल जगह है जहाँ आप वेरिएबल्स को इनिशलाइज कर दें। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू इनिशलाइज योर वेरिएबल्स इन द कंस्ट्रक्टर। तो आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, एज को आपने इनिशलाइज कर दिया 1 से, और फिर आपने प्रिंट कर दिया कंस्ट्रक्टेड एन इंस्टेंस ऑफ क्लास ह्यूमन। तो मतलब दिस वाज जस्ट इंडिकेट कि आपने कंस्ट्रक्टर जो है उसका आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। कंस्ट्रक्टर को हमें एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ता, कंस्ट्रक्टर हर उस इंस्टेंस पे ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम नीचे आके देखते हैं कि मेन के अंदर हमने क्या किया। मेन के अंदर हमने लिखा ह्यूमन फर्स्ट वुमेन। अब जब आप ये लिखेंगे ह्यूमन फर्स्ट वुमेन, तो ह्यूमन टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बाय द नेम फर्स्ट वुमेन, और जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इसकी एज को, फर्स्ट वुमेन की एज को 1 से इनिशलाइज कर देगा, और ये मैसेज भी कंसोल पे प्रिंट कर देगा, राइट। ऑल्दो हमने ह्यूमन कंस्ट्रक्टर को खुद कॉल नहीं किया, लेकिन जब भी आप किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। पिछली एग्जांपल में हमने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था, तो अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर खुद ही फैसिलिटेट कर देता है, राइट। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर ना भी लिखेंगे तो भी बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो कुछ नहीं करता वो कंपाइलर खुद ही ऐड कर देता है आपके लिए। लेकिन अगर आप खुद कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लिख सकते हैं, आप वेरिएबल्स को इनिशलाइज करना चाहें या जो भी करना चाहें, एंड एज आई टोल्ड यू आप उसके ओवरलोड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर क्या है, आप फर्स्ट वुमेन डॉट सेट नेम करते हैं ईव, आप उसका नाम जो है वो ईव रख देते हैं, और फिर सेट एज के ज़रिए उसकी एज को 28 सेट कर देते हैं, और फिर आप इंट्रोड्यूस सेल्फ का मेथड कॉल करते हैं जो कि प्रिंट कर देगा आई एम दिस नेम एंड एम दिस ईयर्स ओल्ड, ठीक है। सो हम इसका एक ट्रेस लेके देखते हैं। सो यू सी हमने कंस्ट्रक्टर को खुद कॉल नहीं किया, लेकिन जब आपने ये ह्यूमन फर्स्ट वुमेन जो है ये स्टेटमेंट रन हुई तो उसने ये मैसेज प्रिंट किया कंस्ट्रक्टेड एंड द इंस्टेंस ऑफ क्लास ह्यूमन, और फिर उसके बाद आपने उसका नेम और एज सेट कर दिया, और जब आपने इंट्रोड्यूस सेल्फ मेथड कॉल किया तो उसने प्रिंट कर दिया आई एम ईव एंड एम 28 ईयर्स ओल्ड। अगर आप ये कंस्ट्रक्टर इसमें से निकाल भी दें तो इट वॉन्ट इम्पैक्ट, सिर्फ ये होगा कि ज़ाहिर अब ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अब भी क्रिएट हो जाएगा क्योंकि कंपाइलर एज आई टोल्ड यू आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई कर देगा। सो वी जस्ट रन इट विदाउट अ कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्ट अब भी हो गया ऑब्जेक्ट, राइट, और उसने आपके लिए चीज़ें भी प्रिंट कर दी। और अब चूंकि हमने एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर सप्लाई किया है तो हम यूँ भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आप ये जो स्टैटिकली एलोकेट कर रहे हैं इसको आप डायनामिकली भी एलोकेट कर सकते हैं। यू कैन राइट न्यू ह्यूमन। अगर आप कंस्ट्रक्टर लिखे बगैर ये लिखेंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा, इट रिक्वायर्स एन एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर विच इज़ हियर नाउ, राइट। और जब हम पॉइंटर के ज़रिए क्रिएट करते हैं तो फिर हम ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, नॉट द डॉट ऑपरेटर। हम फिर पॉइंटर ऑपरेटर के ज़रिए इसको एक्सेस कर सकते हैं, मेथड्स को भी और फंक्शंस को भी, फंक्शंस को भी और डेटा एट्रीब्यूट्स को भी। सो इट डज द सेम थिंग, बट it's important that if you have created it using new, you must delete it after you're done using it. Delete. Sorry. Misspell it, so this is how it goes. Any questions so far? सर यहाँ पे हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ नहीं किया वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। I told you कि आप स्कोप रेजोल्यूशन तब इस्तेमाल करेंगे जब आप कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर डिफ़ाइन करेंगे। इस केस में हमने क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया है कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। अगर मैं यहाँ डिफ़ाइन नहीं करता
क्लास के बाहर ले जाता हूँ इसको, तो मुझे स्कोप रेजोल्यूशन लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इट वुड लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। अब मुझे बताना पड़ेगा कि ये ह्यूमन क्लास का कंस्ट्रक्टर है, राइट? इट वुड प्रॉब्ली गो डाउन, लेट अस जस्ट सी। या सो अब ज़रूरी है कि आप इसमें human is missing exception specific non except class human to resolve it. I'll talk about it when I resolve this error. I don't really know what is it trying to say. लेकिन आपको स्कोप रेजोल्यूशन तब इस्तेमाल करनी है जब आप इसको क्लास के बाहर डिक्लेयर करेंगे। सो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के तहत हम ये कह सकते हैं कि इट्स बेटर दैट यू डिफाइन योर कंस्ट्रक्टर विद इन द क्लास सो दैट यू डोंट हैव टू डील विद दिस। एंड आई विल सी दिस कि ये जो एरर अभी आ रहा है हम इसको वैसे रिजॉल्व कर लेंगे कि जो हमें अभी इस वक्त एरर आ रहा है, राइट? और कोई सवाल? राइट सर। जी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर क्लास से रिलेटेड जी जी सर क्लास से रिलेटेड एक सवाल था जी जी कि एक फंक्शन में 2 क्लासेस यूज हो सकती हैं एक प्रोग्राम में? जी जी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, वाई नॉट। और अगर हम प्राइवेट डिक्लेयर नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट डिक्लेयर हो जाएगा? जी ये जो आपके डेटा मेंबर्स हैं, मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये मैं पब्लिक का लफ्ज़ हटा देता हूँ अब, और फ़र्ज़ करें प्राइवेट का लफ्ज़ भी हटा देता हूँ। अब यहाँ इस क्लास में ना कोई चीज़ पब्लिक डिक्लेयर की हुई है, ना कोई चीज़ प्राइवेट डिक्लेयर की हुई है, ठीक है? लेकिन अब कोई भी चीज़ एक्सेसिबल नहीं होगी। अगर आप क्लास में किसी चीज़ को पब्लिक या प्राइवेट डिक्लेयर नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ प्राइवेट होती है। So, अब ऑल्दो आपने यहाँ पब्लिक या प्राइवेट का लफ्ज़ कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसके डेटा मेंबर्स, इसका कंस्ट्रक्टर और इसके फंक्शंस, ये सारी चीज़ें अब प्राइवेट हैं। जी और कोई सवाल? सर बेसिकली प्राइवेट में हम कौन से चीज़ें रखते हैं? ऐसी चीज़ें जिन्हें हम पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना चाहते। आम तौर पर क्लास जब आप बनाते हैं तो एक आम कह लें प्रैक्टिस ये है कि जो डेटा मेंबर्स होते हैं आप उनको प्राइवेट रखते हैं। आप नहीं चाहते कि डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर कहीं जाके वैल्यू असाइन की जा सके या उनको इस्तेमाल किया जा सके। आप उनकी एक्सेस को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, तो आप उनकी एक्सेस देते ज़रूर हैं लेकिन उन मेथड्स के ज़रिए जो आप अपनी क्लास में बनाए होते हैं, ठीक है? सो आम तौर पे आम प्रैक्टिस ये है, बट ऑब्वियसली ये किसी सिचुएशन में आपका कोई डेटा मेंबर पब्लिक भी हो सकता है, लेकिन आम प्रैक्टिस वैसे तो ये चीज़ सिचुएशन पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप प्रोग्राम आगे करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपके सामने वो मल्टीपल सिचुएशंस रिवील होंगी, तो आप बेहतर इस चीज़ को समझ सकेंगे। लेकिन आम एक नोशन की हद तक हम ये कह सकते हैं कि जनरली क्लासेस के अंदर डेटा मेंबर्स जो होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको प्राइवेट रखा जाता है और उनकी एक्सेस जो है वो मेथड्स के थ्रू दी जाती है। जी एनी अदर क्वेश्चंस? सर प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए पब्लिक में गेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं या कोई और भी तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं उनको? बेटे एक्सेस तो आप वैसे करेंगे जैसे आपने क्लास में एक्सेस दी है। अगर आपने गेट और सेट फंक्शंस बनाए हैं डेटा मेंबर्स की एक्सेस देने के लिए तो आप उनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपका एक डेटा मेंबर प्राइवेट है
तो प्राइवेट डेटा मेंबर को डायरेक्ट आपने प्राइवेट उसे क्यों बनाया है कि उसे डायरेक्टली एक्सेस ना किया जा सके, तो पब्लिक मेथड के थ्रू आप उसकी एक्सेस दे सकते हैं अगर आपको देनी है। जी, आर वी डन और वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। ओके जी, चलिए अपना काम भी कंप्लीट कीजिए जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, और एक प्रोजेक्ट के हवाले से भी मैंने वो पोस्ट कर दिया था, सो उसको भी आप कंप्लीट करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट वीक दैन, ठीक है। ओके सर।